अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीज बाय ऑप्शन ए स्पेस साइंस, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी बायोमैस एंड ऑप्शन डी कॉस्मोलॉजी। अच्छा, ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को इन स्पेस में हम कौन से ब्रांच में स्टडी करते हैं? बायो के कौन से ब्रांच ऐसा है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं स्पेस में? अगर हम यहाँ स्पेस वर्ड यूज हुआ है तो ये सारे ऑप्शन इसमें एक कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा? तो अगर स्पेस साइंस की बात करें तो स्पेस साइंस नहीं आएगा क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म की नहीं बल्कि स्पेस के बारे में स्टडी किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो एस्ट्रोनॉमी है। तो एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो है वो इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एवरीथिंग इन यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी विद दैट आई, यानी वो ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं जो जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि स्टार है, मून है, प्लैनेट है, सन है। तो ये इसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बल्कि स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सी बायोमेस है, यानी बायोम भी हम कह सकते हैं। तो बायोम जो है वो उसमें जो है बायोम जो है इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनवायरनमेंट दैट एग्जिस्ट इन, यानी उन में जो एनिमल्स और जो प्लांट्स पाए जाते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं और ये जो है किस वजह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनकी डिस्टेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज की वजह से। दे हैव फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अ शेयर्ड फिजिकल क्लाइमेट, यानी फिजिकल क्लाइमेट की सेम होने की वजह से इन्हें हम इस ब्रांच में रखते हैं। तो बायोम जो है उसमें हम ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं ऑन द बेस ऑफ हैविंग शेयर्ड फिजिकल क्लाइमेट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो इसमें एक्वेटिक भी आ सकता है, ग्रासलैंड भी आ सकता है। ग्रासलैंड जो है वो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट और डेजर्ट, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम जो ऑर्गेनिज्म एक जगह पर डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी और करेक्टरिस्टिक और जो दूसरी जगह पर डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक कॉमन होने की वजह से हम उन्हें इस ब्रांच में यानी बायोम में स्टडी करते हैं। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में हमारे पास फ्रेश वाटर आ जाएंगे, वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो एनिमल्स, और मेरीन वाटर आ जाएगा तो वो एनिमल्स जो मेरीन वाटर में रहते हैं। तो ये एक्वेटिक में हमारे पास इंक्लूड है। जबकि डी ऑप्शन जो है वो कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी इन्वॉल्व ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कॉस्मोलॉजी में हम यूनिवर्स की इवोल्यूशन के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं कि इसकी अर्ली हिस्ट्री क्या थी और इसकी करंट स्टेट क्या है। कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये फ़र्क है कि एस्ट्रोनॉमी में हम यूनिवर्स की हर एक चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि कॉस्मोलॉजी में हम प्रेजेंट की या इसकी स्टार्ट की बिगनिंग की के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें ये फ़र्क है, इसमें ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा रही है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी बायोम बायोम या बायोमेस होगा, बायोम्स। क्वेश्चन नंबर 32, कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑप्शन ए बायोटिक फैक्टर, ऑप्शन बी एबायोटिक फैक्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इकोसिस्टम की कम्युनिटी में अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल है। बायोटिक जो है वो लिविंग फैक्टर्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं ये बायोटिक फैक्टर में इंक्लूड होते हैं। बायोटिक फैक्टर जो है वो हमारे पास लिविंग फैक्टर्स जो किसी लाइफ ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जबकि एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग और फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब जो है एबायोटिक में इंक्लूड है। तो इकोसिस्टम में एक साइकिल होता है जो बायोटिक और एबायोटिक में लिंक करता है। अगर बायोटिक में कोई चेंज आ जाए तो वो एबायोटिक को अफेक्ट करेगा, अगर एबायोटिक में कोई चेंज आ जाए तो वो बायोटिक को अफेक्ट करेगा। तो इसमें दोनों इंक्लूड है, तो इसी वजह से इसमें ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, द शूट्स
are dash of the entire plant. Option A supporter, option B primary organ, option C procuring water and option D food manufacture. अगर प्लांट की स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएं तो प्लांट का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। ये फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है और ये उसका स्टेम, ये लीफ, ये नीचे सॉइल और ये उसके रूट। तो ये वाला पोर्शन जो है ये शूट है और जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये रूट जो इनसाइड द सॉइल पाए जाते हैं। तो प्लांट के दो पार्ट्स मेन पार्ट है जो है वो ऊपर शूट यानी सॉइल से ऊपर वाला और सॉइल के नीचे जो होता है वो रूट। तो शूट जो है वो प्लांट के सपोर्ट में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो शूट्स आर डेश ऑफ द एंटायर प्लांट, ये पार्ट जो है जिसमें फ्लावर या लीफ स्टेम, तो ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये एज ए सपोर्टर काम करते हैं जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उन्हें गिराने से बचाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए यानी सपोर्टर। स्टडी ऑफ डिश allow biologists to place organism in a time sequence. Option A anatomy, option B fossil, option C social biology and option D anatomy. तो anatomy तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फोसिल्स जो है वो जब किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को, उसकी लाइफ की हिस्ट्री को फाइंड करते हैं तो वो ऑन द बेस ऑफ फोसिल के रिकॉर्ड पर किया जाता है। यानी अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो वो उसके फोसिल के अकॉर्डिंग जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिश अलाउ बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस, यानी टाइम सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म को एक खास टाइम सीक्वेंस में रखने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन कौन से वक्त में उसकी ओरिजिन हुई है। तो बायोलॉजिस्ट जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो बायो की एक ब्रांच में उसके बारे में स्टडी किया जाता है, जिसको हम पैलेंटोलॉजी भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के फोसिल के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ की हिस्ट्री को फाइंड करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सोशल बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी भी इसमें नहीं आता। ऑप्शन डी जो है वो फिर से एनाटॉमी, मेरे ख्याल में मिस्टेकन ये फिर से रिपीट हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी यानी फोसिल्स। फोसिल में पैलेंटोलॉजी और पैलेंटोलॉजी जो है उसमें पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी भी आ सकते हैं, जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द रीजन इन डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन कम्युनिटी? Option A fluctuation in biotic factor, option B fluctuation in abiotic factor and option C both A and B and option D none of the above। जैसे कि कम्युनिटी इकोसिस्टम में एक कम्युनिटी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग बोथ फैक्टर्स पर। तो और ये दोनों फैक्टर जो है एक दूसरे के साथ लिंक है एक इकोसिस्टम में एक साइकिल को चलाने के लिए। तो जैसे कि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, तो अगर बायोटिक फैक्टर्स में कोई चेंज हो तो वो एबायोटिक को फैक्टर्स को एबायोटिक को अफेक्ट करेगा, जबकि एबायोटिक में जो कोई चेंज हो तो वो बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। तो अगर दोनों में पॉपुलेशन, अगर कम्युनिटी में पॉपुलेशन को डिक्रीज हमें करना है तो इसमें हमें सिर्फ एक फैक्टर्स को में फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि दोनों में फ्लक्चुएशन की ज़रूरत है। तो इसमें ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। Question number 36, population of different species are living in option A different habits, option B same habit, option C dynamic habit and option D none of the above। different species की population जब हो तो वो कहाँ पर रहती हैं, यानी उनकी हैबिट डिफरेंट होती हैं, सेम होती हैं, डायनामिक मतलब उनकी हैबिट जो है वो चेंज हो जाती हैं या कोई भी नहीं। तो इसमें सेम हैबिट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर उनकी हैबिट सेम नहीं होगी तो वो एक दूसरे के साथ
एक जगह पर नहीं रह पाएंगे, जबकि पॉपुलेशन में अगर एक जगह पर उन्हें रहना पड़ता है तो अगर उनकी हैबिट सेम नहीं होगी तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा एक ही जगह पर रहना। तो इसमें ऑप्शन बी यानी सेम हैबिट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, देश इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी कम्युनिटी, ऑप्शन सी टिश्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। पॉपुलेशन की डिफिनीशन को अगर हम पढ़ें तो पॉपुलेशन की डिफिनीशन कुछ यूँ होगी कि इज़ अ नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम ग्रुप और स्पीशी हु लिव इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। और ये क्वेश्चन में भी बिल्कुल पॉपुलेशन की डिफिनीशन है कि रेश इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी। जब सेम स्पीशी की बात हो तो आपको याद होना चाहिए कि सेम स्पीशी की बात जो है वो हम पॉपुलेशन में करते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 38, Dish are involved in producing nut generation in plant। अच्छा, प्लांट में नट जनरेशन जो है वो किस फॉर्म में हमें मिलती हैं? अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट जो है वो प्लांट का दो पार्ट्स हैं मेन, शूट और रूट। रूट जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेके स्टेम को दे देता है। स्टेम जो है वो ऊपर लीव्स को वो मिनरल्स और वो वाटर जो है वो ले जाता है। लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर करता है और वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं प्लांट्स में। तो हमें जो है प्लांट में जो नट जनरेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स हमें मिलते हैं। और फ्लावर जो है आगे जो है फ्रूट में चेंज होता है, जैसे कि गवावा का प्लांट है उसमें पहले फ्लावर्स आ जाते हैं फिर वो फ्रूट यानी गवावा में चेंज हो जाता है। तो नट जनरेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स यानी ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Question number 39, biodiversity is option A the number of variety of species, option B the number of variety of groups, option C the number of variety of communities, and option D the number of varieties of population. Bio and diversity. Biodiversity, diversity means diverse, having many varieties। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है कि द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ, लेकिन किस चीज़ की वेराइटीज़? ग्रुप्स की, कम्युनिटीज़ की, स्पीशीज़ की या पॉपुलेशन की? तो इसमें बायोडाइवर्सिटी में हम माइन्यूट से माइन्यूट की तरफ जाएं तो उसके में जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी वेराइटीज़ है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबको पता है कि स्पीशी इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर एंड इज़ वेरी स्मॉलेस्ट फॉर्म। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीशी। क्वेश्चन number 40, how many percentage of species of fungi algae are found in the world? Option A 16.9, option B 8.5, option C 4.5 and option D 9.4। तो ये फंजा एलजी इनकी परसेंटेज के बारे में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड में इनकी परसेंटेज क्या है। तो ये परसेंटेज वाले ऑप्शन जो हैं, ये परसेंटेज वाले जो एमसीक्यू हैं ये आपको मस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि फिगर्स में फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी यानी 9.4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 9.4% species of fungi algae are found in the world. Question 40, number 41, how many senses are included to make observation? Option A 1, option B 3, option C 4, option D 5। ऑब्जर्वेशन करने के लिए को कितने सेंसेस किसी बॉडी में पाए जाते हैं? तो हम सबको पता है कि देयर आर 5 सेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 5 सेंसेस जो है हमारे पास, एक स्मेल, साइट, टच, टेस्ट एंड साउंड। अच्छा, स्मेल कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसकी थ्रू हम जो स्मेलिंग का काम करता है? तो वो जो है नोज। नोज इज अ पार्ट थ्रू विच वी कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस।
साइट जो है वो आई वी कैन सी एवरीथिंग. ओके, टच through skin we can touch objects. Taste through tongue we can taste food. Okay, sound through ear we can hear the sound. Okay, तो ये 5 senses हैं हमारे पास. ये 1 2 3 4 एंड ये 5. तो हमारे पास कितने सेंसेस हो गए? 5. और हर एक का अपना अपना फंक्शन है. तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें कितनी सेंसेस की ज़रूरत होती है? 5 सेंसेस की ज़रूरत होती है. तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 42. Tentative explanation of observation is option A hypothesis, option B results, option C statement, and option D experiment. Tentative explanation. What is mean by tentative explanation? Tentative means not fully worked out or developed in that observation which are not fully worked out or developed. यानी वो एक्सप्लेनेशन जो कम्प्लीटली डिवेल्प ना हो, जो सिर्फ आम सिंपल सी ऑब्जर्वेशन हो, जो एक साइंटिस्ट है वो ऑब्जर्व कर लेता है और सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे देता है और मैंने ऑब्जर्व किया है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिवेल्प ना हो, उसने कम्प्लीट उस पर काम नहीं किया हो, सिर्फ उसने ऑब्जर्व की हो. तो अगर हम इन ऑप्शंस को देख लें तो इसमें हाइपोथेसिस ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो इसके साथ लिंक करता है, जिसके लिए करेक्ट ऑप्शन है. और रिज़ल्ट तो नहीं आएगा क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो सबसे एंड में हमारे पास करेक्ट रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलती है. स्टेटमेंट भी नहीं क्योंकि डिफरेंट हाइपोथेसिस जब मिल जाती हैं तो वो कुछ ट्रू स्टेटमेंट दे देते हैं. एक्सपेरिमेंट भी नहीं क्योंकि ऑब्जर्वेशन से पहले एक्सपेरिमेंट की जाते हैं. ऑब्जर्वेशन जब हो जाती हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो जाती है, वहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अपनी हाइपोथेसिस देते हैं. तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस यानी कम्प्लीटली डिवेल्प नहीं होती अभी तक. तो इसमें ऑप्शन ए यानी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 43. इमेजिनेशन फॉर्म्स. ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी स्टेटमेंट. इमेजिनेशन जो एक्सपेरिमेंट हो जाए उसके बाद ऑब्जर्वेशन हो जाए तो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अपनी अपनी राय देते हैं और उस राय के मुताबिक जो है वो हम कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद उस सब साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन को टेस्ट किया जाता है. तो हर एक साइंटिस्ट की अपनी अपनी इमेजिनेशंस होती है, अपनी अपनी राय होती हैं और जो है उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसमें इफ़ एंड देन ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिसमें इफ़ और देन वर्ड यूज़ किए जाते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी हाइपोथेसिस है. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग इज used to form a hypothesis? Option A inductive reasoning, option B deductive reasoning, option C both A and B and option D none of the above. Hypothesis के लिए हम रीजनिंग के टाइप्स को स्टडी करते हैं. तो रीजनिंग के हमारे पास दो टाइप हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग किसी कहा जाता है. इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम डिफिनेशन करें तो वो कुछ यूँ होगी कि इट एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग जो है इट एम्स एट टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी. यानी इंडक्टिव रीजनिंग की अगर दोनों में डिफरेंस की हम बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक से ब्रॉड की तरफ प्रोसीड करता है. यानी हम अगर कोई बात स्पेसिफिकली करें और फिर हम उसे
ब्रॉड के लिए मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करें तो वो इंडक्टिव रीजनिंग में आ जाता है, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें इसके ऑपोजिट है, यानी ब्रॉड से स्पेसिफिक की तरफ आ जाता है। यानी हम अगर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक बात यूज़ करें और फिर वो स्पेसिफिकली किसी ख़ास बंदे के लिए इस्तेमाल करें तो वो डिडक्टिव रीजनिंग में आ जाते हैं हमारे पास। तो हाइपोथेसिस के लिए रीजनिंग कौन सी टाइप जो है वो हाइपोथेसिस बनाती हैं, तो ऑप्शन ए जो है इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, कि अगर एक टीचर है और वो कि अपने क्लास में किसी ख़ास बच्चे पर सख्ती करता है और वो उस सख्ती की वजह से उसे वो उस बच्चे का टेस्ट के मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाते हैं, तो वो ये टीचर जो है वो ये रिज़ल्ट निकालता है कि इस सख्ती की वजह से इस बच्चे के मार्क्स जो है वो अच्छे आए हैं, और वो सोचता है कि क्यों ना मैं सारे क्लास पर ऐसे ही रूल्स अप्लाई करूं और सारे क्लास का रिज़ल्ट जो है मेरा अच्छा आ जाए। तो वो स्पेसिफिक से ब्रॉड की तरफ चल जाता है, यानी पहले वो एक ख़ास बच्चे पर सख्ती कर रहा था, अब रिज़ल्ट अच्छा आने की वजह से अब वो सारे क्लास पर वही रूल्स अप्लाई करता है, तो वो स्पेसिफिक से ब्रॉड की तरफ गया है। तो ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग में आ जाते हैं। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो इसका ऑपोजिट है। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो ब्रॉड से स्पेसिफिक की तरफ चले जाता है, यानी हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और इससे एक उससे एक उसके उन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक ख़ास स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यानी इफ़ आई टेक टू ट्रू स्टेटमेंट एंड आई से दैट A is equal to B and B is equal to C, ये मेरे पास दो ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने ये जो है ट्रू ऑब्जर्वेशन मैंने ली कि A इज़ इक्वल टू B एंड B इज़ इक्वल टू C। तो मैं इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये कह सकती हूँ कि A इज़ इक्वल टू C। ये मैंने इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक ख़ास कंक्लूजन निकाला। इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये कंक्लूड किया कि ए इज़ इक्वल टू सी। तो डिडक्टिव रीजनिंग में जो है हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं। तो हाइपोथेसिस के लिए रीजनिंग की कौन सी टाइप जो है वो हाइपोथेसिस बनाती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि वहाँ जब एक्सपेरिमेंट हो जाती है तो साइंटिस्ट जो है वो एक ख़ास हाइपोथेसिस एक ख़ास ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और फिर उसे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई पैरासाइट है वो किसी ख़ास ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है और फिर हम ये कह लें कि ये इस पैरासाइट ने इस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट किया है, तो इस जैसे जितने ऑर्गेनिज्म हैं यही पैरासाइट उन सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास आते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए यानी इंडक्टिव रीजनिंग है। क्वेश्चन 45, observation can be option A quantitative, option B qualitative, option C both A and B and option D none of the above। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों आ जाती है। क्वांटिटेटिव यानी आपको इस वर्ड से भी अंदाज़ा लग सकता है, पता चल सकता है कि क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी मतलब उसमें नंबर या फिगर हो, और जबकि क्वालिटेटिव जो है किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में, यानी उसकी हाइट के बारे में, उसकी टालनेस के बारे में, उसकी ड्वार्फनेस के बारे में, अगर हम शेप के बारे में, कलर के बारे में स्टडी करें तो वो क्वालिटेटिव में हमारे पास आते हैं। जो कि क्वांटिटेटिव में नंबर्स इंक्लूड होते हैं, फिगर्स आ जाते हैं कि इतनी क्वांटिटी इतने हमारे पास बर्ड्स हैं या इतने ही बटरफ्लाइज हैं। तो अगर नंबर्स आ जाए तो वो क्वांटिटेटिव में इंक्लूड है। क्वालिटेटिव में जो है वो किसी चीज़ की क्वालिटी। तो ऑब्जर्वेशन में दोनों आ जाते हैं, हम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की क्वालिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी बोथ ए एंड बी।
आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 45 तक जो है वो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी से समझ आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। खुदा हाफिज़।